Hello dear students, how are you? I'm Ataullah, your chemistry teacher. You are watching my YouTube channel Super Chemistry. जी बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से टॉपिक स्टिशोमेट्री बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टिशोमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से बेटा आपने समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टिशोमेट्री बेटा होती क्या है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। स्टिशोमेट्री अगर बेटा हम देखें तो ये दो लफ्जों से मिलकर बनी है। एक है स्टिशियोन, स्टिशियोन का मतलब है एलिमेंट को बोलते हैं, और दूसरा लफ्ज है ये स्टिशियोन, स्टिशियोन का मतलब है एलिमेंट, और दूसरा लफ्ज है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी एलिमेंटल मेजरमेंट को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? एलिमेंटल मेजरमेंट को बोलेंगे। क्या होती है एलिमेंटल मेजरमेंट, अभी बेटा मैं आपको करवाता हूँ। फिर वक्त हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। स्टिशोमेट्री बेटा सबसे पहले 1792 के अंदर एक जर्मन केमिस्ट ने बेटा इसको सबसे पहले ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करना सिखाई हमें। जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था जेरी माइस, जेरी माइस रिचर बेटा, जेरी माइस रिचर ने सबसे पहले बेटा हमें स्टिशोमेट्री का बेटा कॉन्सेप्ट दिया, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट बेटा दिया। अच्छा बेटा, स्टिशोमेट्री की कुछ बेसिक चीजें हैं। स्टिशोमेट्री कैलकुलेशन हम सिर्फ उसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब ये चीजें हमारे पास हो। पहली चीज है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना, ये डेफिनेशन के अंदर भी मेन फैक्टर के तौर पर हम यूज करेंगे। जब तक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास नहीं होगी तो आप स्टिशोमेट्री नहीं कर सकते। दूसरी चीजें, अब स्टिशोमेट्री होती क्या, अब यहां से इसको समझे। स्टिशोमेट्री होती है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है, मसलन ये रिएक्शन 2H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2 मैंने लिखा है, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी, यानी कि कोई भी रिएक्शन हमारे पास है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो स्टिशियोमेट्री का मतलब है एलिमेंटल मेजरमेंट, यानी हम एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को अब हम किसी पर भी लगा सकते हैं, वो मेजर करना। क्या? अगर कोई हमें रिएक्टेंट्स के मोल प्रोवाइड कर दे, हम उससे प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें स्टिशियोमेट्री पर करवाएगी। अगर हमारे पास या प्रोडक्ट के मोल है, उससे हम रिएक्टेंट के मोल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास है, उससे हम प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन से। प्रोडक्ट का मास है तो रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्टेंट का वॉल्यूम है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का वॉल्यूम है तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसको चेंज भी कर सकते हैं। रिएक्टेंट का मोल मौजूद है तो हम प्रोडक्ट के मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्टेंट का मास हमारे पास मौजूद है तो प्रोडक्ट का मास, मोल, मास, वॉल्यूम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ही नहीं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट का मास मौजूद है तो उससे हम दूसरे रिएक्टेंट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस रिएक्टेंट का मास है उससे हम प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के मास से रिएक्टेंट का मोल, मास, वॉल्यूम कुछ भी निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट के मास से दूसरे प्रोडक्ट का मास, मोल, वॉल्यूम कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर कोई बंदा हमें प्रोवाइड कर दे तो उसके रिएक्टेंट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का मास, मोल, वॉल्यूम कुछ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है बेटा स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसको हम बोलते हैं एलिमेंटल मेजरमेंट। ये चीजें बेटा इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। अब उम्मीद है कि आपको बेसिक चीज समझ आ गई होगी। मसलन मुझे किसी ने ये वाटर फॉर्मेशन की इक्वेशन दे दी, वाटर फॉर्मेशन की इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2O। अब इक्वेशन सिंपल प्रोवाइड की, मुझे फौरन पता चल गया कि इस इक्वेशन के अंदर अगर मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे बता रही है कि अगर बेटा मेरे पास 2 ग्राम 2 मोल हाइड्रोजन हो, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 मोल वाटर बन जाएगा। इस इक्वेशन को देखकर मैं बता सकता हूं कि 2 मोल अगर किसी ने मुझे हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया, मैं बता सकता हूं प्रोडक्ट भी 2 मोल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताती है जितने मोल हाइड्रोजन होता है उतने मोल क्या बनता है बेटा, वाटर बनता है, और जितने मोल हाइड्रोजन होता है उससे आधी मोल ऑक्सीजन यूज होती है। मुझे ऑक्सीजन की मिकदार भी पता चल जाएगी, मुझे यह भी पता चल जाएगा जितने मोल ऑक्सीजन है उससे डबल मोल वाटर बनना है। अच्छा, ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही थी कि जितने मोल वाटर हाइड्रोजन होगी उतने मोल वाटर बनेगा। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में तो 2 लिखा हुआ, अगर कोई मुझे प्रोवाइड कर दे कि मेरे पास 10 मोल हाइड्रोजन है, मैं फौरन बता सकता हूं 10 मोल वाटर बनेगा। अगर कोई मुझे प्रोवाइड करता है कि मेरे पास 5 मोल ऑक्सीजन है,
तो जितनी ऑक्सीजन उससे डबल वाटर में बता सकते हो 10 मोल वाटर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से भी बता सकते हैं इसका इतना मास है तो इससे ये चीज, इससे इसके इतने मोल है तो इतने मोल बनेंगे। इसके अलावा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू पूछ दे हम तब भी बता सकते हैं इसमें ये चीज इतनी है तो इतना प्रोडक्ट बनेगा, इतना रिएक्टेंट यूज होंगे, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन की डेफिनेशन करते हैं तो यही डेफिनेशन है जो अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। क्या है बेटा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है विच डील्स विद, जो स्टडी करती है, किसको डील करती है, क्वांटिटीज बताती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की क्वांटिटी, वो क्वांटिटी मास मोल मोल की हो सकती है, मास मोल की, मोल वॉल्यूम की, किसी की भी क्वांटिटी हो सकती है, जो मैंने नाम ली है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशन, ये क्या बताती है बेटा, नंबर का ताल्लुक बताती है, इसके नंबर से इसके नंबर, वो नंबर मोल के भी हो सकते हैं, मास के भी, किसी के भी हो सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंट के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा हमें क्या बताती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। तो ये बेटा उम्मीद है कि आपको इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा स्टोइचियोमेट्री है क्या बला जी। अब हम बेटा स्टोइचियोमेट्री, हमें अभी मैंने नाम बोला तो इससे में तो ऐसे लग रहा होगा ये तो हमें हर चीज बता सकती है, नहीं, कुछ चीजें ये हमें नहीं भी बता सकती। लिमिटेशन हम देखेंगे इसकी। पहली लिमिटेशन क्या है, उसने बोला कि ये हमें कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं बताती। मसलन एक रिएक्शन मेरे पास है ना, तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारों की, ठीक है ना। ये हमें कंडीशन नहीं बताती, रिएक्शन किस कंडीशन में हुआ है स्टोइचियोमेट्री का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये हमें कंडीशन ऑफ रिएक्शन नहीं बताती कि। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब होता है स्पीड, रिएक्शन के स्पीड के साथ हो रहा है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तीसरा, ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम उस रिएक्शन की भी लिख सकते हैं जो हमने यहां पर करवाया ही नहीं है, उसकी भी हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। मसलन मैंने वाटर नहीं प्रोड्यूस किया, ये देखिए मैंने इसकी कैलकुलेशन कर दी थी, तो दीज कैलकुलेशन कैन इवन बी रिटर्न, ये उस रिएक्शन के लिए भी हो सकती है, दोज रिएक्शन दैट डज नॉट अकर, जो होते ही नहीं है, ठीक है ना, जो हो भी नहीं सकते उसकी भी हम करेंगे, यानी कि आप जाली रिएक्शन बनाकर भी उसकी भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो ये बेटा इसकी लिमिटेशन है, ये चीजें हमें नहीं बताती। अब असम्पशन, असम्पशन का मतलब तो अज्यूम करना, फर्ज कर लेना कि ये चीज हुई है, फर्ज कर लो। अब असम्पशन इसकी क्या है, आपने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जब वो करवाएगा आपसे तो आपने पहले समझ लेना है, ये चीज फर्ज कर लेनी है कि उस रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए हैं। क्या बन गए हैं, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए हैं। ये एक चीज आपने जरूर फर्ज कर लेनी है कि आपने 4 ग्राम हाइड्रोजन ली, 32 ग्राम ऑक्सीजन ली, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए हैं, और क्या बन गया, 36 ग्राम वाटर। अब क्यों बेटा देखें, ये हमने क्यों फर्ज करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है कि जब हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन हो तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है कि 36 ग्राम वाटर बनेगा, क्योंकि 2 मोल वाटर का मास 36 होता है, 36 ग्राम वाटर हमारे पास बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करना था। अब लेकिन क्या हुआ, अगर हमारे पास ये थोड़े यूज हुए, अभी पीछे कुछ पड़े हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो बताने 36 ही बने हुए हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो बताना है 36 से बने हुए, उसने 36 के हिसाब से कैलकुलेशन करवानी है, ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल वाटर में 36 ग्राम बन गया, उसने तो 36 के हिसाब से कैलकुलेशन करवानी है। इस वजह से हम फर्ज कर लेते हैं अगर कोई थोड़े बहुत रिएक्टेंट रह भी गए तो हम फर्ज कर लेते हैं वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट सारे का सारा बन गया है। दूसरी चीज हमने फर्ज कर लेनी, नो साइड रिएक्शन अक्कर, किसमें कोई साइड रिएक्शन भी नहीं हुआ। बाज दफा मसलन मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, यहां पर मैंने रिएक्शन बेटा लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यानी मैंने एक स्टूडेंट को 12 ग्राम कार्बन जो कि 1 मोल होता प्रोवाइड किया, 36 ग्राम ऑक्सीजन प्रोवाइड की, 32 ग्राम, 2 मोल ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोवाइड की। तो अब मैंने उससे कहा कि मुझे प्रोडक्ट बनाकर दें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन उसने क्या किया, रिएक्शन करवाते हुए गड़बड़ कर दी। वो जिस कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवा रहा था ना, वो कंटेनर ड्राई होना चाहिए,
लेकिन उसने क्या किया, उसने उसमें मॉइस्चर थी, उस कंटेनर में थोड़ा सा रिएक्शन करवा दिया। जैसे उसने जलाया, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर के अंदर मिक्स हो गई। और मॉइस्चर में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, मैंने उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार पूछी थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बनी उसने आगे रिएक्शन कर लिया, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके बन गई H2CO3। ये H2CO3 बन गई। जैसे H2CO3 बनी तो अब क्या होगा, उस कंटेनर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो गई। अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की तादाद फाइंड आउट करेंगे, तो वो तो कम निकलेंगे, वो तो आगे रिएक्शन कर चुकी है। तो आपने फर्ज कर लेना होता है कि साइड रिएक्शन भी नहीं हुआ। बेशक हुआ है तो आपने फर्ज कर लेना है कि ये साइड रिएक्शन भी नहीं हुआ, आपने गौर रखना कि वो रिएक्शन ना हो। तो ये दो चीजें आपने फर्ज कर लेनी है। आगे उसके बाद है स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन करते हुए दो लॉज भी आपने दिमाग में रखने, तब ये कैलकुलेशन हमारी सही होगी। ये चीजें नहीं बताएगी, ये फर्ज कर लेना है और इन दो लॉज को दिमाग में रखना है। ये दो लॉज आप नहीं फर्क करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। पहला लॉ, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन यानी रिएक्टेंट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का मास, मोल, वॉल्यूम कुछ भी निकालते हुए ये लॉ दिमाग में रखने हैं। क्या पहला लॉ दिमाग में रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये ओबे करेगा, ये ओबे करना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्व का मतलब होता है महफूज रहना, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास महफूज रहता है, ना इसको हम खत्म कर सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना हम जितना अल्लाह ने इस यूनिवर्स में मास बना दिया है, उस यूनिवर्स में हम कोई नया मास पैदा नहीं कर सकते। मास कैनॉट बी क्रिएटेड, हम इस यूनिवर्स में नया मास नहीं पैदा कर सकते, नई चीज नहीं, वजन नहीं ला सकते। ना डिस्ट्रॉयड, और जितना अल्लाह ने इस कायनात में मास प्रोड्यूस कर दिया, उस मास को हम इस कायनात से खत्म भी नहीं कर सकते, लेकिन कर क्या सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। समझ रहे बेटा? तो मास कैनॉट बी क्रिएटेड, ना हम मास को पैदा कर सकते हैं, नया ला सकते हैं इस यूनिवर्स में, ना ही इस यूनिवर्स से खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी शक्लें बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने दिमाग में रखना कैलकुलेशन करते हो। आगे मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करवाता हूं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा लॉ आपने दिमाग में रखना है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट ऑफ प्रोपोर्शन को भी दिमाग में रखना। प्रोपोर्शन बोलते हैं निस्बत को, कि जब भी हमारे पास रिएक्शन होगा तो एक स्पेसिफिक निस्बत का प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पर कोई और निस्बत का बन रहा है, वहां पर कोई और निस्बत का। मसलन मेरे पास जब भी बेटा वाटर का रिएक्शन होता है 2H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2H2O, ये बेटा रिएक्शन है मेरे पास। तो अब यहां पर जो वाटर बना है ना, वाटर H2O, उसमें हाइड्रोजन की रेशो है 2 और ऑक्सीजन की रेशो है 1, यानी यहां इस प्रोडक्ट के अंदर 2:1 है, ये प्रोपोर्शन है इसकी। उसने बोला जब भी आपने कोई प्रोडक्ट या रिएक्टेंट यूज करना, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला हो, उसी प्रोपोर्शन से यूज करना। ये नहीं यहां पर आपने वाटर बनाया तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को यूज करके H2O बना। आपने फॉर एग्जांपल उसको साहिवाल या मुल्तान ले जाकर बनाया तो वो वाटर बना जी, वहां पर वाटर था H3O था वाटर, या वहां पर वाटर बना H4O पर वाटर। ठीक है, जब भी आपने कोई चीज बनानी तो वो डेफिनेट रेशो के साथ हर जगह पर सेम बनानी है। वो सेम चीज हो, वो कायनात में एग्जिस्ट भी कर सकती है, वो उस चीज के लिए आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद है, ये दो लॉज आपने दिमाग में रखने हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम देखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से हम फाइंड क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पहला हम फाइंड आउट कर सकते हैं या इसके रिलेशनशिप है, क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। पहले मैस मैस रिलेशनशिप, कि अगर कोई हमें एक सब्सटेंस का मास, मैं रिएक्टेंट नहीं बोल रहा हूं, एक सब्सटेंस का मास बता दे तो हम उससे दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सब्सटेंस क्या हो सकती है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी कि रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास भी निकाल सकते हैं।
वो सब्सटेंस रिएक्टेंट रिएक्टेंट भी हो सकता है, यानी हमें एक रिएक्टेंट का उसने मास प्रोवाइड किया तो हम दूसरे रिएक्टेंट का मास भी पता कर सकते हैं। वो सब्सटेंस प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, हम अगर हमें उसने एक प्रोडक्ट का मास प्रोवाइड कर दिया हम उससे दूसरे प्रोडक्ट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी हो सकता है, अगर उसने हमें प्रोडक्ट का मास प्रोवाइड कर दिया हम रिएक्टेंट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना रिएक्टेंट लिया, ना प्रोडक्ट लिया, ना रिएक्टेंट रिएक्टेंट लफ्ज लिखूंगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा। मैं लिखूंगा इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस। वो सब्सटेंस रिएक्टेंट पर रिएक्टेंट भी हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी। अगर मुझे एक सब्सटेंस का उसने मास प्रोवाइड कर दिया देन वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस। हम उससे दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था मैस मैस रिलेशनशिप। दूसरा है मैस मोल रिलेशनशिप या मोल मैस रिलेशनशिप, उसी को उलट किया। तो वही यही सेंटेंस यूज करना है, सिर्फ जहां पर मैंने पहले मैस का लफ्ज यूज किया था बाद में मैस का, वहां पर मैस और वॉल्यूम यूज कर दे। क्या बोलेंगे? इफ वी नो द mass of one substance we can calculate the moles of other substance, या if we know the moles of one substance we can calculate the mass of other substance। दूसरा रिलेशनशिप। तीसरा रिलेशनशिप है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, वही वर्डिंग। इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस, या इफ वी नो द वॉल्यूम ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस। ये बेटा हमारे पास टिश्यूमेट्री कैलकुलेशन थी। आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन पूछता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज बीन ओबेड ड्यूरिंग टिश्यूमेट्री कैलकुलेशन। साबित करें कि जब आप टिश्यूमेट्री कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस वक्त आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिमाग में रख रहे हैं, ये साबित करें, इसको जस्टिफाई करें कि जब आप स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके दिमाग में है, उसको फॉलो कर रहे हैं, एग्जांपल के साथ बताएं। तो सबसे पहले मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन लिखूंगा। ये बेटा मैंने क्या कर दिया, डेफिनेशन लिख दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। वही डेफिनेशन अभी मैंने बोली थी, मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने डेफिनेशन लिख दी। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है अगर मैं कोई रिएक्शन करवाऊंगा तो उसमें जितना रिएक्टेंट का मास है ना उतना ही मुझे प्रोडक्ट का मास बनाना पड़ेगा, ना मास को खत्म करना पड़ेगा ना ही उसको नया जनरेट करना। ये ना हो कि रिएक्टेंट के सारे रिएक्टेंट का मास बन रहा है 36 ग्राम तो वाटर का मास आपने 40 ग्राम बना दिया, ऐसे नहीं अपने करना। जितना रिएक्टेंट सारे रिएक्टेंट का मास प्लस कर लें उतना ही प्रोडक्ट का मास बनना चाहिए। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको जस्टिफाई करें। तो यानी मैं बोलूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद मैं साबित क्या करने वाला हूं, मैंने साबित करना है मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा इज इक्वल टू होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, इज इक्वल टू किसके होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जांपल दें, मैं यहाँ पर वाटर की एग्जांपल भी दे सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी। मतलब मेरे पास कार्बन है, मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मास बन गया, प्रोडक्ट बन गया। आपने ये बेटा सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन पर रखते हैं, रिवर्सिबल पर नहीं लगते क्योंकि वो पीछे पलट आते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, अपने समझ लेना सारे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज उस पर, और वो इरिवर्सिबल में रखता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रही, जब मेरे पास 12 ग्राम हाई कार्बन रिएक्ट करता है 2 मोल वाटर 2 एटम ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा देखिए कितना ग्राम, जब मैंने प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट किया तो वो 44 ग्राम बना, और इधर से रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करें कितना, 12 जमा 32 कितना होता है 44 ही होता है। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में 44 ग्राम रिएक्टेंट ने 44 ग्राम ही प्रोडक्ट बनाया है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हुआ है, जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का मास बना है। ठीक है ना, सिर्फ हुआ कि मास इधर भी सेम उधर भी सेम, सिर्फ शक्ल बदली है इसकी। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये पूरा टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है। डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डिफाइन स्टिशियोमेट्री विद इट्स असम्पशन, ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन इस फॉर्म में ज्यादा थी, डिफाइन स्टिशियोमेट्री विद इट्स असम्पशन। बाकी बेटा और ये क्वेश्चन आ जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज बीन ओबेड इन स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन, ये आ जाता है। तो अच्छे तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट आपने कवर करना है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने बाकी इसी चैप्टर के बेटा टॉपिक समझने हो तो हमारी फर्स्ट ईयर की एक प्ले लिस्ट से यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री पर पड़ी है, तो वहां से जाकर आप पूरे लेक्चर नोट स्टडी कर सकते हैं।